कि अगर मान लीजिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ये है कि मैकेनिकल का मतलब क्या है। मैकेनिकल का मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके का मूवमेंट होता है तो दैट इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि एनीथिंग, आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है उसकी अगर आप रिपेयरिंग कराते हैं, किसी भी तरीके की सर्विसिंग कराते हैं, तो जो उसको रिपेयर करता है या सर्विसिंग करता है उसको आप लोग बोलते हैं मैकेनिक। मैकेनिक क्यों बोलते हैं? ही इज अ पर्सन, he is a person who is involved in something which is mobile, mobile मतलब which can move। ठीक है, तो उसको मोबिलिटी से रिलेट करके देखा जाता है किसको? मैकेनिक्स को। तो मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि जहां पर भी कहीं पर मशीन मशीन इन्वॉल्व होती है और मशीन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से मोशन होता है, हम उसको बोल देते हैं मैकेनिक्स। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो क्या फ्लूइड के अंदर भी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो हम ये कहेंगे हाँ, होती है। क्योंकि फ्लूइड के अंदर खुद के अंदर ही सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ही ये समझ में आता है एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब ही ये है कोई चीज जो फ्लो कर सकती है, और जो चीज फ्लो कर रही है जो चीज फ्लो कर रही है दैट मींस उसके अंदर मोशन है। तो हम ये कहेंगे कि जो मोशन की अगर हम बात करते हैं तो मोशन तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। तो सबसे पहले जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड फ्लूइड क्या होता है? A fluid is a substance that can flow. A fluid is a substance that can flow. एक सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, जो बह सके, उसको फ्लूइड बोलते हैं। फिर कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज वही है जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। फटाफट फटाफट चार पांच छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में बताऊंगा आपको, और आपको नए सिरे से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप रिकॉल कर जाएंगे उसको। ये भी आपको डेफिनेशन मालूम होगी, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। जो सब्सटेंस फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। एटम्स or molecules in a fluid are arranged randomly। अभी आपको सारे पॉइंट्स का मतलब बताता हूँ। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है a fluid cannot withstand a fluid cannot withstand tangential cannot withstand tangential or shearing cannot withstand tangential or shearing stress। Tangential or shearing stress। Third point, a fluid doesn't have a shape of its own, doesn't have a shape of its own, so it does not have modulus of rigidity। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगी ही नहीं, क्योंकि फ्लूइड की कोई फिक्स शेप होती ही नहीं है, जिस वेसल में डाल देते हैं उसी की शेप ले लेता है। अच्छा,
फिर देखिएगा नेक्स्ट, a fluid can withstand a force, a fluid can withstand, a fluid can withstand a force in a direction perpendicular to its surface, in a direction perpendicular, in a direction perpendicular to its, in a direction perpendicular to its surface, ठीक है। अब देखिएगा, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, हम सब जानते हैं एक सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके उसको हम फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक। फिर इसकी प्रॉपर्टीज हैं, चार प्रॉपर्टीज हैं। पहली देखिएगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड आर अरेंज्ड रैंडमली, फ्लूइड के अंदर जो भी एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या है, क्योंकि फ्लूइड की कोई फिक्स शेप नहीं होती तो उसके अंदर जो भी छोटे छोटे एटम्स हैं, जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब रैंडमली अरेंज्ड है, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है। इसीलिए हम चाहें तो उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फिक्स पोजीशन नहीं होती, जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स होती है, उनकी शेप जो है वो फिक्स होती है, पता होता है कि कौन सा एटम या कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी देखिए, a fluid cannot withstand tangential stress or shearing stress, ठीक है। withstand का मतलब क्या होता है, withstand का मतलब क्या होता है, झेलना, किसी भी चीज को झेल जाना, यानी कि किसी भी चीज को रेसिस्ट कर जाना, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या है, आप ये देखिए, क्या हमने ये बोला था अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम देख कर आए हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बुक है और ये बुक का सरफेस है, तो इस बुक के सरफेस पर अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाता हूँ कि वो इसको ऐसे टेंजेंशियली आगे की तरफ प्रेस करे, तो वो बुक जो है वो थोड़ी सी आगे की तरफ टिल्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। क्या आप, कोई एक कंटेनर है जो कि किसी फ्लूइड से, पानी से, शहद से, पेट्रोल से, मिल्क से, किसी भी चीज से भरा हुआ है, मतलब किसी भी फ्लूइड से भरा हुआ है, तो अगर उसके ऊपर मैं टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाना। हम अगर अपने हाथ से भी फोर्स लगा रहे हैं ना, तो हमारा हाथ ही उसके ऊपर ऐसे मूव कर जाएगा, तो कोई फोर्स नहीं लग पाएगी। आप ये चाहें कि आप ऐसे फोर्स लगा दें, तो आप अगर जान थोड़ा बहुत ऐसे करके फोर्स लगाएंगे भी तो इतना हो सकता है कि ऊपर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है वो बह जाए, वो बहकर बाहर निकल जाए उस कंटेनर से, ठीक। लेकिन बाकी का जो पूरा का पूरा फ्लूइड है वो एज इट इज उसमें बना रहता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस को वो झेल नहीं पाता, वो विथस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, a fluid does not have a shape of its own, so it does not have modulus of rigidity। तो फ्लूइड है, फ्लूइड को जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। पानी है, पानी को आप किसी बड़े फ्लास्क में डालेंगे, किसी बड़े आप एयर कूलर, वाटर कूलर में डालेंगे, सॉरी, तो उसमें आप डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। पानी को आप किसी एक बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो टेस्ट ट्यूब की शेप ले लेगा, तो उसकी कोई खुद की शेप नहीं होती। Fourth, a fluid can withstand a force in a direction perpendicular to its surface। Yes, ये होता है कि फ्लूइड जो है अगर उसकी सरफेस पर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया जाए तो फिर वो उसको झेल जाता है। कैसे, आप ये सोचिएगा कि आप लोगों के पास जैसे कोई पिचकारी है, जो आप लोग बचपन में होली खेलते थे, होली पर आप पिचकारी यूज करते थे, तो पिचकारी जो है, पिचकारी का जो आगे वाला पॉइंट है जहां से पानी बाहर निकलता है, जो नोजल है जहां से पानी बाहर निकलता है, वो आपने बाई एनी मीन्स या आपने हाथ लगा के आपने उसको बंद कर दिया, उसके अंदर आपने पानी भर रखा है, और पीछे जो हैंडल लगा हुआ है, हैंडल इज कनेक्टेड टू अ पिस्टन, और आप उससे ऐसे ताकत लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जो पानी भरा हुआ है ना पिचकारी में, ये इस तरह से हो गया कि ये हमारे पास पिचकारी है तो इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप, और यहाँ आगे एक नोजल लगी रहती है इसमें, जिस नोजल से पानी आगे स्प्रे करता है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक
सर्कुलर पिस्टन लगा रहता है और उस सर्कुलर पिस्टन पर ऐसे करके एक हैंडल बना होता है, ऐसे एक हैंडल बना होता है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पूरे के अंदर पानी भरा हुआ है। तो अब जो ये पिस्टन है ना, ये जो रबर का पिस्टन है, ये रबर के पिस्टन से हमने इसको नीचे से यहाँ से बंद कर दिया और मैं रबर का पिस्टन है और मैं इसमें हैंडल से पूरा ऐसा ताकत लगा रहा हूँ नीचे की तरफ कि ये पानी निकल जाए, तो पानी निकलेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया जाए, परपेंडिकुलर, देखो पानी ऐसे है, पानी ऐसे है और फोर्स कैसे लगाई जा रही है, फोर्स ऐसे लगाई जा रही है, यानी कि परपेंडिकुलरली लगाई जा रही है फोर्स। तो अगर किसी भी वाटर के लेवल पर या किसी मिल्क भरा हुआ है कहीं पर, या कहीं पर कोई शहद भरा हुआ है या पेट्रोल है या अल्कोहल है, तो उसमें अगर आप फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलरली लगाते हैं, तो वो उस फोर्स को रेसिस्ट कर जाता है, फिर लिक्विड अपनी जगह से हिलता भी नहीं, लिक्विड वहीं का वहीं फिक्स रहता है अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, मेरी बात सबको क्लियर है, समझ में आ गई? ये सबको समझ में आ गया? बताइए बेटा। यस सर। ऐश्वर्या क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म है इसमें, थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड, थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। बेटा थ्रस्ट का मतलब आप समझिए बिल्कुल सेम वही चीज है जो आपने प्रेशर देखा था। प्रेशर में क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसी थ्रस्ट की बात करते हैं तो थ्रस्ट भी यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया होगा। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, द टोटल फोर्स exerted by a liquid, the total force exerted by a liquid on any surface in contact, on any surface in contact is called its thrust. The total force exerted by a liquid on any surface in contact, ठीक है, इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो यानी कि फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन जिस एरिया को टच करेगा लिक्विड, वो एरिया निकालना है हमको। लिक्विड फैला हुआ है कहीं पर भी, लेकिन जिस एरिया को लिक्विड टच कर रहा है, जहां पर मुझे थ्रस्ट निकालना है, तो वो वाला एरिया हम लेंगे और फोर्स लेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। बेसिकली ये प्रेशर ही है, ये प्रेशर ही है, लेकिन लिक्विड्स के केस में प्रेशर को हम थ्रस्ट बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? समझ क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं, लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट। कैसे? अगर मान लीजिए, एक नेक्स्ट जो आपको चीज बता रहा हूं कि लिक्विड एट रेस्ट exerts a force in a vessel at every point, exerts a force in a vessel at every point perpendicularly, perpendicularly। ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, कि लिक्विड अगर किसी भी वेसल के अंदर भरा हुआ है ना, तो उस वेसल के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है वो। उस वेसल के हर एक पॉइंट पर लिक्विड जो है वो परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है। अब क्या हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं? ये तो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, हमने 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ रखी है। क्या पढ़ा था जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ये कंटेनर है,
मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। सिलेंड्रिकल कंटेनर में हमने कहा कि यहां तक मेरे पास कोई भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है। हमारे पास कोई भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है। तो हमने ये देखा था कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एक होल कर दें तो भी लिक्विड जो है उस पर अगर अच्छा खासा प्रेशर पड़ा हुआ है तो लिक्विड बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट निकलेगा, ऐसे फ्लो करके निकलेगा। आप इस जगह पर मतलब आपने इस पर फोर्स लगा, यहाँ पर आपने होल कर दिया तो वो परपेंडिकुलरली निकला, यानी कि लिक्विड जो है वो परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा था। आपने इस जगह पर होल कर दिया तो भी लिक्विड ऐसे निकलेगा, यानी कि लिक्विड परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि एट एवरी पॉइंट इन द लिक्विड इट एक्सर्ट्स अ फोर्स परपेंडिकुलरली। इस चीज को जरा प्रूव करके देखते हैं कि ये चीज प्रूव कैसे हो सकती है। अभी देखते हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ बीच वाला और अभी देखते हैं कि जो फोर्स लगाता है लिक्विड ये परपेंडिकुलर ही क्यों लगाता है, क्या ये सही है या नहीं। और अगर ये सही है वो तो हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन तो सभी बच्चे करके देख सकते हैं। कोई भी कंटेनर लीजिए और उसमें कहीं पर भी आप होल कर दीजिए, कोई छोटा सा छेद भी कर दीजिए तो वो सीधा ऐसे पानी निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलर लगाता है। ये हमने ऑब्जर्व ऑब्जर्व हमने करा है। क्या इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड से क्या मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। जरा देखिएगा, हमने कहा कि कंसीडर लिक्विड इन अ वेसल एज शोन। कंसीडर a liquid in a vessel as shown। एक वेसल ले लिया, वेसल का मतलब बेटा मैंने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर लिक्विड भर देते हैं। देखिए ऐसा है, ये कंटेनर है, लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। अब मैंने ये कहा suppose the liquid exerts a force on the bottom surface in an inclined direction, in an inclined direction। मतलब हम उल्टा लेते हैं, हम कहेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रूव करना है ना आपको, हम कहते हैं कि चलो जी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं करता वो फोर्स, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिक्विड नहीं लगाता। हम कहते हैं चलो किसी एंगल पर लगा लिया उसने फोर्स। चलिए देखते हैं, इस पॉइंट को बोल दिया हमने ओ। सपोज एट अ पॉइंट ओ liquid exerts force, liquid exerts force, liquid exerts force in an inclined direction, in an inclined direction। inclined का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, मतलब मैंने कहा कि यहां से ये फोर्स ऐसे लगा रहा है, ठीक है, फोर्स ओ ए ऐसे लगा रहा है। तो जब इसने फोर्स ओ ए इस डायरेक्शन में लगाया तो इसके अपोजिट रिएक्शन भी होगा ऐसे, ठीक है। तो ये कितने एंगल पर, ये इसकी सरफेस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है मान लीजिए। तो अगर इसके कंपोनेंट्स को तोड़ूंगा, जो आर है इसके कंपोनेंट्स को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये आर है, तो जो थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट होता है बेटा उसको बोल देते हैं हम आर cos थीटा। और जो इसके cos थीटा के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको हम बोल देते हैं आर sin थीटा। आर cos थीटा और आर sin थीटा ये बोल देते हैं। ये दो कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इस वाले कंपोनेंट को, इसको मैंने ओ बोल दिया, इसको बोल दिया ओसी और इसको बोल दिया ओडी, ओसी और ओडी। और ये जो हमारा रिएक्शन है इसका आर, ये जिस डायरेक्शन में, इसको बोल दिया ओबी। तो फोर्स तो हो गई ओबी, रिएक्शन आर,
ये हो गया ओ बी, फोर्स तो हो गया ओ ए, रिएक्शन हो गया ओ बी, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट हो गए, टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब इसको मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए बताता हूँ। टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया ओ सी, ओ सी ये क्या हो गया आर कॉस थीटा। फिर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, तो इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो गया ओडी, ओडी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। अब जरा देखिएगा, हमने लिक्विड की प्रॉपर्टी देखी, और लिक्विड की एक ऑब्जर्वेटरी प्रॉपर्टी है जो कोई भी बता देगा। इसकी ऑब्जर्वेटरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड के ऊपर में इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगाने की कोशिश करूं, तो वो टेंजेंशियल फोर्स उस पर लग ही नहीं पाती, उस पर टेंजेंशियल फोर्स लग ही नहीं पाती, क्योंकि ऊपर का लिक्विड अलग से फ्लो हो जाता है। हमारे हाथ पर थोड़ा बहुत लिक्विड लग जाएगा और वो आगे की तरफ हमारे हाथ के साथ चिपक कर आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे उसका पूरा शेप चेंज हो जाए, शेप चेंज नहीं हो पाती। तो इसका मतलब हमने ये कहा कि वो टेंजेंशियल फोर्स को या टेंजेंशियल स्ट्रेस को वो विथस्टैंड नहीं कर पाता। A fluid cannot withstand tangential और shearing stress। तो इसका मतलब क्या है, जब वो टेंजेंशियल स्ट्रेस को जो है विथस्टैंड नहीं कर पाता, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पर कर रहा हूं बेटा इसको, since a fluid since a fluid cannot withstand tangential stress, cannot withstand tangential stress, therefore tangential component r cos theta is equal to 0। अब r को यहां ले जाओ, तो cos theta is equal to 0, it implies that theta is equal to 90 degree। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ही क्या है कि लिक्विड जो है वो 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है एट एनी सरफेस। क्योंकि मैंने रैंडमली ये वाला सरफेस ले लिया, आप ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये कोना ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लीजिए, जो r cos थीटा है टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा वो टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा, बिकॉज लिक्विड कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, नहीं झेल सकता। इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो, तो r cos थीटा जीरो, cos थीटा जीरो कब होता है, when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए सबको समझ में आ गया ये, बताइए सबको समझ में आ गया ये चीज, क्लियर है? कनिष्का, ईशान, अनुभव, यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है बेटा। तो यस बस सर। इतना ही करेंगे आज, इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं बेटा, परसों करवाते हैं आगे, ठीक है। चलिए जी, ओके।